मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्लेटो को पढ़ लिया होगा और मैं अरस्तु को शुरू कर रहा हूँ और अरस्तु और प्लेटो एक साथ पूछूंगा। ऐसे आप लोग एक साथ तैयार करके रखेंगे। कहें तो पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अरस्तु के साथ मैंने काम किया है। पहले अरस्तु को पढ़ाते हैं, फिर बाद में वो देखा जाएगा। यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत अरस्तु प्लेटो के बाद, और प्लेटो का शिष्य भी है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक है। अरस्तु एक नहीं कई संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अरस्तु के परिचय में हम यह कहेंगे कि प्लेटो की जो चिंतन की धारा थी, उस चिंतन की धारा से अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को, यूनानी राजनीतिक चिंतन को एक नवीन धारा दिया, जो आदर्शवाद, कल्पनावाद से यथार्थवाद की ओर मुड़ चला। दूसरी बात यह है कि प्लेटो से अलग हटकर अरस्तु ने धर्म और राजनीति, नैतिकता और राजनीति का विभाजन किया, पृथक्करण किया और राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित रूप में दर्शन से पृथक अस्तित्व प्रदान किया। प्लेटो से अलग हटकर अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। हम यह जानते हैं कि अरस्तु के गुरु प्लेटो के द्वारा अपने गुरु सुकरात की भांति निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु को सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होकर प्राप्त किया जाता था। जबकि अरस्तु ने परंपरागत ही सही परंतु निगमन पद्धति से अलग हटकर आगमन पद्धति का प्रयोग किया, और आगमन पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमें विशेष से सामान्य की ओर आया जाता है। स्पष्ट है कि अरस्तु चिंतन और पद्धति में प्लेटो से अलग दिखता है। यह ठीक है कि अनेक जगह अरस्तु पर उनके गुरु प्लेटो का प्रभाव दिखता है, लेकिन इसके बाद भी बिल्कुल यह स्पष्ट है कि अरस्तु ने प्लेटो की आदर्शवादी चिंतन की धारा से अलग नवीन आधार प्रदान किया। अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का जनक है। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। कोई किसी बच्चे का इसलिए फादर नहीं हो जाता कि उस बच्चे का जन्म दिया है। केवल बायोलॉजिकल रोल से कोई फादर नहीं होता। फादर तब होता है जब बच्चे का वास्तविक वह परवरिश करता है। ठीक इसी रूप में अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक केवल इसलिए नहीं है कि उसने राजनीति विज्ञान को दर्शन से अलग करके एक स्पष्ट व्यवस्थित मुकाम प्रदान किया, बल्कि अरस्तु
इसलिए भी फादर है कि राजनीति विज्ञान के विकास में, राजनीति विज्ञान के वो प्रभावी बनाने में, महत्वपूर्ण बनाने में, औपचारिक अध्ययन प्रारंभ करने में, इसके पद्धतियों के विकास में या राजनीति विज्ञान के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के वास्तविक जनक हैं, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले थियरी ऑफ डायकोटोमी, द्विविभाजन का सिद्धांत दिया। एक पेन दीजिएगा कैप के साथ। अरस्तु के पहले राजनीति विज्ञान जो है वह दर्शन से जुड़ा हुआ था, यानी दर्शन और राजनीति एक दूसरे से संबद्ध करके अध्ययन किया जा रहा था। अरस्तु ने कहा कि नहीं, दर्शन अलग स्वरूप और प्रकृति का है, राजनीति अलग स्वरूप और प्रकृति का है। अरस्तु ने कहा कि दर्शन आत्मा, परमात्मा यानी वैल्यू रिलेटेड है, इसका कैरेक्टर, इसका शेप, बहुत फैक्ट्स नहीं बताया जा सकता, जबकि राजनीति राज्य और सरकार से जुड़ी हुई है और इसको रियलिस्टिक, यथार्थवादी संदर्भ में बताया जा सकता है। अरस्तु ने यह कहा कि दर्शन मूल्य निरपेक्ष है, दर्शन वैल्यू रिलेटेड है और राजनीति वैल्यू फ्री नहीं होकर भी वैल्यू से थोड़ा सा अलग है, यानी दर्शन और राजनीति दोनों की अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग आधार है। ऐसी स्थिति में दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, और इन्होंने अलग कर दिया दोनों को और राजनीति विज्ञान को दर्शन से अलग करके एक स्पष्ट, एक व्यवस्थित मुकाम प्रदान किया। अरस्तु के प्रयास से ही राजनीति विज्ञान दर्शन से अलग हटकर व्यवस्थित औपचारिक अध्ययन का विषय बना। कहना नहीं होगा कि अरस्तु ही वह विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को स्वायत्त आधार दिया, स्वतंत्र मुकाम दिया, औपचारिक अध्ययन की शुरुआत की। अरस्तु के प्रयास से ही राजनीति विज्ञान की अपनी अध्ययन पद्धति, स्वायत्त अध्ययन पद्धति विकसित हुई। अरस्तु के ही प्रयास से राजनीति विज्ञान दर्शन से अलग होकर स्पेसिफिक स्टडी, फॉर्मल स्टडी, ऑटोनोमस स्टडी का सब्जेक्ट बना। कहना नहीं होगा कि अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को अनुशासन का स्वरूप प्रदान किया। हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी विषय का जब हम स्वतंत्र अध्ययन करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, औपचारिक अध्ययन करेंगे, पृथक अध्ययन करेंगे, उसकी अध्ययन पद्धति विकसित हो जाएंगी, उसके अध्ययन में विशिष्टता आएंगी, उसका उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब हम उसे अनुशासन कहेंगे। और अनुशासन की जितनी भी विशेषताएं हैं वह अरस्तु के प्रभाव में ही राजनीति विज्ञान ने प्राप्त किया। अरस्तु के प्रयास से ही राजनीति विज्ञान दर्शन से अलग होकर स्वायत्त औपचारिक अध्ययन को शुरुआत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। यहाँ और 2-4 लाइन हम लोगों को जानना होगा, क्योंकि यूपीएससी में अरिस्टोटल को फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पूछा हुआ था। तो मैं इसको बताऊंगा, अरस्तु ने द्विभाजन का सिद्धांत देकर राजनीति विज्ञान को पृथक, स्वायत्त, स्वतंत्र आधार प्रदान किया, इसलिए फादर है। और दूसरा कारण इनके फादर होने का यह भी है कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम पॉलिटिक्स है, वह पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान की कालजयी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर है। बार बार मैं इस बात को अपने विद्यार्थियों के सामने कहता हूँ कि कोई आपसे पूछे कि राजनीति विज्ञान में तो हजारों पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम बताएं, तो आपको कहना होगा कि अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स, आपको कहना होगा कि हॉब्स की रचना लेवियाथन, और बाद में आपको कहना होगा कि
लास्की, हराल्ड लास्की की रचना द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे अनेकानेक पुस्तकें जो है वह प्रकाशित है। अरस्तु से पहले रिपब्लिक भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर कहेगा तो 3 कालखंडों में हम 3 पुस्तकों का नाम लेंगे। उसमें अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स, हॉब्स की रचना लेवियाथन और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। 3 रचना है। स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान के विकास में प्रथम महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई पुस्तक है, तो उसका नाम पॉलिटिक्स है, जो 8 भागों में है और देने वाला विचारक एरिस्टोटल है। दैट्स वाई एरिस्टोटल इज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यह भी एक कारण है। तीसरी बात यह बताई जा सकती है कि अरस्तु इसलिए भी राजनीति विज्ञान का फादर है कि अपने गुरु जैसा अरस्तु ने आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, बल्कि अरस्तु के द्वारा बहुत यथार्थवादी ढंग से रियलिस्टिक पॉलिटिकल थियरी दिया गया, यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत दिया गया और यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के कारण भी अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जा सकता है। एक कारण और यह बताया जा सकता है कि अरस्तु ही वह विचारक है जिन्होंने 150 से अधिक विश्व के देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उसने वर्गीकरण किया और वर्गीकरण 3 रूप में किया। एक का शासन, कुछ का शासन और बहुतों का शासन। एक का अच्छा शासन, एक का बुरा शासन, कुछ का अच्छा शासन, कुछ का बुरा शासन, बहुतों का अच्छा शासन, बहुतों का बुरा शासन। और 6 प्रकार की उसने शासन बता दी और सबसे अच्छे शासन को उन्होंने पॉलिटी का नाम दिया। सबसे खराब, मोस्ट परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने डेमोक्रेसी का नाम दिया। मनमाने ढंग से उन्होंने डेमोक्रेसी को मूर्खों का शासन नहीं बता दिया, बल्कि बहुत युक्त रूप में, रेशनली और तार्किक रूप में उन्होंने प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन बताया और पॉलिटी को सबसे बेस्ट शासन बताया। यहाँ भी बिल्कुल यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत जो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, इसमें उन्होंने 150 देशों के संविधान और प्रावधानों के अध्ययनोपरांत सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पॉलिटी का नाम दिया और यह इनका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है। एक योगदान इसी से संबंधित यह भी है कि अरस्तु ही वह विचारक है जिन्होंने कहा शासन एक से चले, शासन कुछ से चले, शासन बहुतों से चले, डज नॉट मैटर, यह कोई मैटर नहीं करता है। मैटर यह है कि वह शासन सबसे अच्छा तब माना जाएगा जो अधिकाधिक लोगों का कल्याण करता हो। आज वास्तविक लोकतंत्र की अगर यही मांग है जो आज भी लोकतंत्र में नहीं है, और यूनान में तो अरस्तु के समय लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी सिस्टम चलाया जा रहा था, उस समय भी नहीं था, जबकि अरस्तु ने वास्तविक संदर्भ में लोकतांत्रिक बातें कह दी। कितनी महत्वपूर्ण बात है। शासन एक से चले, कुछ से चले, बहुतों से, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अधिकाधिक लोगों की कितना कल्याण करता है, यह बात भी महत्वपूर्ण है। और आपको यह मालूम होनी चाहिए कि उपयोगितावाद का जो कंसेप्ट आया, जो बेंथम ने चलकर दिया, और वह उपयोगितावाद का कंसेप्ट, यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट है, कहीं न कहीं अरस्तु में भी यह दिखता है, क्योंकि उपयोगितावाद ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ दी ग्रेटेस्ट पीपल, अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख और कल्याण की बात करता है। और ऐसी बातें तो किसी संदर्भ में अरस्तु ने कह दिया कि शासन एक, कुछ और बहुतों से चले, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह शासन सर्वोत्तम है जो अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक सुख की बात करें। तो यह
जो 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद की अवधारणा व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित होकर सामने आती है, उस उपयोगितावाद का जड़ भी, उस उपयोगितावाद का बुनियाद भी हमें अरस्तु में दिखता है। यह भी महत्वपूर्ण है। अरस्तु को फादर कहने का एक कारण यह भी है कि आज की तारीख में हम लोग राजनीति विज्ञान के दूसरी शाखा का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भूगोल या भौगोलिक राजनीति या ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है। यह जियोपॉलिटिक्स इस बात से संबंधित है कि राजनीतिक व्यवस्था और भौगोलिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक दूसरे के संदर्भ में इनका अध्ययन की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज की तारीख में यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और इसका अध्ययन हो रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था भौगोलिक व्यवस्था या वातावरण से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, वैदेशिक संबंधों का अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना होगा और ऐसे अध्ययन और अप्रोच को कॉन्सेप्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। और मैं बताऊं कि अरिस्टोटल वह पहला विचारक है जिसने राजनीतिक व्यवस्था पर भूगोल या वातावरण के प्रभाव को चिन्हित किया और कहा कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था भौगोलिक वातावरण में निर्मित होती है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनीतिक गतिविधियों पर भूगोल का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में भौगोलिक संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन होनी चाहिए और यह अरस्तु ने कही जो आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स का बुनियाद है। और इस प्राथमिक कंट्रीब्यूशन को लेकर भी अरस्तु को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, इसलिए भी फादर है। अरस्तु इसलिए भी फादर है कि तुलनात्मक शासन जो कि परंपरागत है उसका वह जनक है। ठीक है कि व्यवहारवादी क्रांति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यवहारिक राजनीति का जन्म हो गया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में अगर देखें तो तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक राजनीति बाद में आया है। तुलनात्मक शासन पहले है और तुलनात्मक शासन का जनक जो है अरस्तु ही है। तुलनात्मक शासन के अंतर्गत अरस्तु ने ही विश्व के 150 से अधिक देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत और साइकिल थियरी ऑफ द गवर्नेंस, शासन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलग बात है जब हम अरस्तु के शासन सिद्धांत के चक्रीय स्वरूप को पढ़ेंगे तो हम लोग आलोचना करेंगे और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर हम कहेंगे कि इतिहास आगे की ओर जाती है, अरस्तु चक्रीय बात बताता है, अलग बात है। लेकिन पहला विचारक है जिसने दुनिया के शासकीय व्यवस्थाओं का संरचनात्मक ही सही अध्ययन करने के बाद की तुलनात्मक शासन को वह स्वरूप को रखा, इसलिए अरस्तु तुलनात्मक शासन का भी जनक है जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस संदर्भ में भी उसे फादर कहा जा सकता है। अरस्तु को फादर कहने का, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कारण जब वह प्लेटो से अलग हटकर आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड का प्रतिपादन करता है वहाँ भी दिखता है। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सुकरात या प्लेटो तक निगमन अध्ययन पद्धति थी। वी पुरसीड जनरल टू पार्टिकुलर इन डिडक्टिव मेथड। निगमन पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसके अपोजिट जब हम पार्टिकुलर टू जनरल प्रोसीड करते हैं तो उसे हम इंडक्टिव कहते हैं। कहना नहीं है, इंडक्टिव मेथड परंपरागत होकर भी व्यवहारवाद के जैसा आगे चलकर इंपेरिकल या अनुभवात्मक पद्धति से मिलता जुलता है और यह भी एक प्रकार का प्री बिहेवियरल कंसेप्ट या मेथडोलॉजी दिख रहा है। यह भी पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है और इस कंट्रीब्यूशन के परिप्रेक्ष्य में भी अरिस्टोटल को फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है, सही प्रतीत
होता है, यह भी कहा जा सकता है। इतना नहीं, अरस्तु ही वह विचारक है जिसने राज्य के व्यवस्थित अध्ययन करते हुए वह प्लेटो जैसा दोहरे अर्थ में आदर्शवादी नहीं बना। अरस्तु आदर्शवादी इसलिए बना, इसने भी राज्य की अनिवार्यता, सर्वव्यापकता की बात कही। अरस्तु ने ही कहा कि व्यक्ति राज्य और समाज से अलग नहीं रह सकता। अरस्तु का ही यह कथन महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने कहना था उनका कि राज्य से अलग रहने वाला देवता या दानव होगा। ऐसी बात कहने वाला विचारक अरस्तु ही रहा है। फिर भी अरस्तु ने राजनीतिक समाज की बात कही और राज्य और समाज को समान माना, जो धारा लगातार आगे तक चलती रही। ठीक है कि लॉक ऐसा विचारक आया जिसने राज्य और समाज में अंतर किया, लेकिन लॉक को अगर छोड़ दें तो कार्ल मार्क्स तक अरस्तु द्वारा राज्य और समाज को लगभग एक मानने वाली धारणा का ही समर्थन करते रहे। यह राजनीति विज्ञान में अरस्तु के सार्वभौमिक सोच, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय मिलता है और इस संदर्भ में भी उन्हें फादर कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने मानवीय स्वभाव का अध्ययन करने की बात की, मानव स्वभाव के संदर्भ में शासन या व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही। 20वीं शताब्दी में मैं यह नहीं कहता कि ग्राहम वलास के ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स से वह मिलता जुलता है, लेकिन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की बात 1908 में ग्राहम वलास की रचना में दिखती है, जिसमें मानवीय व्यवहार के संदर्भ में राजनीति को प्रभावित करने की बात कही गई है और अरस्तु एक सीमा तक मानवीय व्यवहार की बात कही। रूढ़िवादी होकर भी वह स्त्री और पुरुष के संदर्भ में अपनी बात कही है, इसलिए भी वह महत्वपूर्ण है। एक नहीं, अनेक संदर्भ में अरस्तु ही राजनीति विज्ञान में सबसे प्रारंभिक योगदान करता दिखता है। अगर राजनीति विज्ञान की स्थापना और विकास में निर्णायक भूमिका देखें, प्रारंभिक भूमिका देखें, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखें तो अरस्तु की दिखती है और अरस्तु की इन्हीं महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका के संदर्भ में उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो यूपीएससी बीपीएससी में पूछा यही है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक कैसे है। मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में क्लास लेक्चर के अंतर्गत यह आपको बताया कि एक नहीं अनेक परिप्रेक्ष्य में उन्हें फादर ऑफ दी पॉलिटिकल साइंस कहा जाएगा और अरस्तु का पहला परिचय, महत्वपूर्ण परिचय यही है कि वह राजनीति विज्ञान का जनक है। उन्हीं के प्रयास से राजनीति विज्ञान ने अनुशासन का रूप लिया। हम इस बात को जानते हैं कि किसी विषय का स्वतंत्र अध्ययन करेंगे, व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, औपचारिक अध्ययन करेंगे, पृथक अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने की उसकी पद्धति विकसित हो जाएंगी। उनमें अध्ययन के उपागम का विकास के बाद जो है उसके उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे, उनको स्वतंत्र पृथक अध्ययन होने लगेगा तो उन्हें अनुशासन करेंगे। और इन तमाम विशेषताओं को अरस्तु के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान ने प्राप्त किया, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहा जाएगा। अरस्तु के मूल्यांकन से भी उनकी कुछ परिचयात्मक बातें स्पष्ट होंगी, लेकिन अरस्तु का हमने कहा कि उनका परिचय यह भी है कि यह रूढ़िवादी चिंतक है। आप बाद में चलकर एडमंड बर्क को आपने पढ़ा, एडमंड बर्क में देखा कि यह अनुदारवाद या रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म के फादर माने जाते हैं, लेकिन शुरुआती बातें अरस्तु में भी दिखती है। अरस्तु कितना भी यथार्थवादी हो जाएं, उन्होंने औरतों को राजनीति से वंचित किया, नागरिकता से वंचित किया, बेमेल विवाह का समर्थन किया, परिवर्तन का विरोध किया, औरतों को द्वितीय दर्जा का माना, दास प्रथा का समर्थन किया। और यह सब बातें अरस्तु को रूढ़िवादी बताती है, अरस्तु को एक पिछड़ा हुआ दार्शनिक बताती है, अरस्तु को एक अलोकतांत्रिक दार्शनिक इस संदर्भ में बताया जाता है। फिर भी अरस्तु रूढ़िवादी व्यवस्था के समर्थक होकर भी इतना तो मानना ही होगा
कि यथार्थवादी विचारक हैं, क्योंकि अरस्तु ने स्त्री पुरुष के विभेद स्वयं नहीं जन्म दिया। वह बता रहे थे कि होमर के समय से ही वह चला आ रहा था स्त्री पुरुष विभेद, और उसी बात का उन्होंने समर्थन किया। एक नज़र से उन्हें आप नारी विरोधी होने का आरोप लगाएं, रूढ़िवादी होने का आरोप लगाएं, लेकिन दूसरी संदर्भ में यह भी माने आप कि वह यथार्थवादी था, जो समाज की वास्तविक स्थिति और मनोवृत्ति को सामने रख दिया। इसलिए अरस्तु यहाँ पर यथार्थवादी भी दिखते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य होकर भी प्लेटो के आलोचक हैं। हम लोग यह देखेंगे कि प्लेटो आदर्शवादी या काल्पनिक बात कहता था, अरस्तु यथार्थवादी बात कहते हैं। प्लेटो विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था को अंत करने की बात करता है, जबकि अरस्तु परिवार के 3 स्तंभ मानते हैं और वह परिवार का जोरदार समर्थन करते हैं। प्लेटो काल्पनिक दुनिया में सर्वोत्तम राज्य की खोज करते हुए भटकता दिखता है। उनका शिष्य अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स में यथार्थवादी राज्य के स्वरूप की परिकल्पना करता है। प्लेटो की पद्धति निगमन है, अरस्तु की पद्धति आगमन है। प्लेटो राज्य की सर्वोच्चता की बात करता है, अरस्तु राज्य की सर्वोच्चता अनिवार्यता की बात करते हुए उसे अंतिम संगठन बताता है। प्लेटो की नागरिकता जो है वह नागरिकता व्यापक है और राज्य में रहने वाले सब लोगों को नागरिक मानता है। हम अरस्तु के साथ पढ़ेंगे, वह औरतों को, बच्चों को, कारीगरों को, दासों को, शिल्पियों को, सबको नागरिकता से वंचित किया है। हम देखेंगे कि अरस्तु जो शासन और प्रशासन में, विधान में प्रत्यक्ष भाग लेने वाले को भी वह नागरिक माना है। एक नहीं अनेक परिप्रेक्ष्य में अरस्तु प्लेटो से अलग दिखता है और इसी अरस्तु का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने केवल आज आपको अरस्तु का यह परिचय दिया और परिचय में यह बता दिया कि अरस्तु कैसा विचारक है। अरस्तु की पॉलिटिक्स जो 8 भागों में विभाजित है, उसी से हम लोग अरस्तु को पढ़ने जा रहे हैं। अरस्तु के विचारों में हम लोग पढ़ेंगे उनका राज्य सिद्धांत, उनकी दासता सिद्धांत, उनकी नागरिकता सिद्धांत, उनके क्रांति सिद्धांत, संपत्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत, क्रांति या परिवर्तन बोले होंगे तो ठीक है, क्रांति और परिवर्तन का सिद्धांत, शासन के वर्गीकरण का सिद्धांत, और लास्ट में यह देखेंगे कि अरस्तु का किस रूप में इनका मूल्यांकन करें। इन्हीं सब बातों को अरस्तु में पढ़ेंगे। आप मेरी अगर बात सुने होंगे और पुनः इसकी वीडियो भी बंटी जी बना रहे हैं, इसको आप देख लेंगे, फिर नेक्स्ट जब एपिसोड पर हम लोग काम करेंगे, सब देखा जाएगा, पढ़ते चलेंगे, काफ़ी आप लोग बेहतर करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल चाहिए कि मेरी जो पहले की लेक्चर है, जो परिचयात्मक दिया है, थोड़ा उससे अलग हटकर हमने बातों को बताया है। परिचय है तो एक जैसी रहेंगी, जो सिद्धांत है रहेगा, लेकिन थोड़ा अलग बताया है। इसको आप लोग देख लेंगे और फैक्चुअल आप लोग नोट्स तैयार करते चलेंगे। सब लोगों से अनुरोध है, चूँकि बीपीएससी करें तब, यूपीएससी करें तब, यूजीसी करें तब, फैक्चुअल वगैरह भी कंसेप्चुअल सब तैयार होते रहनी चाहिए। और जिस प्रकार मैंने प्लेटो पढ़ाया उसी प्रकार अरस्तु भी पढ़ाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर।